क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए इवोल्यूशन की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, अभी तक कहानी पर यकीन होना शुरू हुआ या नहीं हुआ? पिछली बार हमने बात किया था नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, क्या नेचुरल सिलेक्शन प्रकृति में ऑपरेट हो सकता है? तो हमने कहा था कई सारे ऐसे एग्जांपल हमने अपने आसपास देखे थे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था हमने, वीडीसाइड और जो है वो पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस के बारे में बात किया हमने इंडस्ट्रियल मैलिस के एग्जांपल को लिया और हमने कहा हां ये पॉसिबल है कि नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब प्रकृति में जो है वो जीवों के चुने जाने की संभावनाएं हैं। तो डार्विन गलत नहीं थे। डार्विन जो है उन्होंने एक दिशा दिया इवोल्यूशन को, जिसके बारे में हम बात किए। हमने फॉसिल एविडेंसेस के बारे में बात किया। हमने देखा कि जो फॉसिल्स होते हैं वो इवोल्यूशन के पुख्ता प्रमाण हमको उपलब्ध कराते हैं। पेट्रीफाइड फॉसिल्स के ऊपर बात किया हमने मोल्ड और कास्ट को देखा, कार्बन फिल्म्स को देखा हमने, याद है? ठीक है, पिछले एपिसोड्स में जो हमने कवर किया है वो एकदम दिमाग में रखना है हमको। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपको। पहला क्वेश्चन ये है कि पेपर्ड मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या था? पेपर्ड मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या था? ठीक है, पेपर्ड मॉथ का साइंटिफिक नेम क्या था? और आपको एक क्वेश्चन और बतलाना है कि पेपर्ड मॉथ की जो स्टडी की गई थी तो वो किस ईयर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले किस ईयर में सैंपल लिए गए थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद किस ईयर में सैंपल लिए गए थे, ये आपको बतलाना है। और एनसीईआरटी में ईयर्स दे रखे हैं और हमें दिमाग में रहना चाहिए। यानी औद्योगिकरण के किस वर्ष में औद्योगिकरण के पहले सैंपल लिए गए थे और किस वर्ष में सेम एरिया से सैंपल लिए गए थे औद्योगिकरण के बाद में। ठीक है ना, क्लियर? लाइकेन पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। बेसिकली वो किस तरह के पॉल्यूशन के लिए सबसे अधिक सेंसिटिव होते हैं, ये मैंने आपको बतलाया था। इकोलॉजी का, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन भी ये है बेटा, दिमाग में रखना है। तो लाइकेन किस तरह के पॉल्यूशन के लिए सबसे अधिक सेंसिटिव होते हैं, ये भी आपको बतलाना है। क्लियर? ठीक है। फिर मैंने कहा था आपसे कि जो इंडस्ट्रियल मैलिस की फिनोमिना है, पेपर्ड मॉथ के बारे में हमने बात किया था। तो हमने आपसे कहा था कि इसमें आपको डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन आपको देखने मिलता है। एक निश्चित दिशा में आपको कि व्हाइट मॉथ से ब्लैक मॉथ की ओर शिफ्टिंग हमको देखने मिलती है। ठीक है ना? चलिए, तो मतलब इवोल्यूशन की कहानी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे नए नए राज खुल रहे हैं। अरे देखे होंगे आपने, धारावाहिक सीरियल आते हैं, टीवी में आते हैं कई बार, कि उसमें अच्छा इसने ऐसा कर दिया, अच्छा ये बहू की साजिश थी, अच्छा इसकी साजिश थी। वैसे ही यहां पर भी हमें नए नए राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं कि एक के बाद एक, अच्छा ये क्या होता है के। तो आज हम एक नए राज पर बात करेंगे, वो है एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिनोमिना के क्या होता है। अब देखो बेटा, हमने कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, हमने डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, हमने एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं ये देखा हुआ है, और होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं उसको भी देखा हुआ हमने। तो मतलब हम सारे किरदार समझ गए हम इस कहानी के कि अच्छा ये ऐसा ऐसा होता है कि जो है वो हमने कहा था कि जो टेंड्रिल्स हुए, थॉर्न हुए, बोगनवेलिया के थॉर्न, टेंड्रिल्स के, हमने उसके बारे में बात किया। हमने जो है अलग अलग जो है वो अपर लिम्स के बारे में बात किया। हमने होमोलोगस, एनालॉगस के। अच्छा चलो एक काम करो, एक चीज और बतला दो मेरे को। ऑक्टोपस की आंख और हमारी आई, यानी ह्यूमन आई और ऑक्टोपस की आई आपस में होमोलोगस है या एनालॉगस है? आपको बतलाना है कि ऑक्टोपस की आई और ह्यूमन आई आपस में होमोलोगस ऑर्गन है या एनालॉगस ऑर्गन है। ठीक है, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, ये आपको बतलाना है। तैयार हैं? ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर कीजिए। फिर मौत के बारे में तो मैं पहले ही पूछ चुका आपसे कि आपको साइंटिफिक नेम बतलाना है इस कट के। फिर मैंने ये भी कहा आपको कि नेचुरल सिलेक्शन होने पर पॉपुलेशन की शिफ्टिंग हो रही है। जब पॉपुलेशन एक पॉपुलेशन में क्या में से कैरेक्टर कुछ इंडिविजुअल जो है उनको जिनको फेवर किया जाता है उस तरफ कैरेक्टर शिफ्ट होने लगता है, तो इससे बोलते हैं डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, है ना बेटा। चलिए
लाइकेंस के ऊपर पिछली बार हमने बात किया, ठीक है ना। फिर हमने पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन के ऊपर बात किया था, हमने याद है आपको कि सब चीजें दिमाग में रखना, मैं आपको रिकॉल करवाता हूं ताकि चीजें भूल ना जाएं आप आगे, क्या। और कहानी में मतलब इस चैप्टर के, इस एपिसोड के, या हम ऐसा बोले इस सीरीज के, नेटफ्लिक्स का सीरीज होता है वैसे ही बायोमेंटर्स का सीरीज है इवोल्यूशन सीरीज। इसके खत्म होने के बाद एक भी प्रश्न इवोल्यूशन का ऐसा नहीं होगा जिसका आप उत्तर ना कर पाए, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, ठीक है ना। इस लेवल का जुनून रख के पढ़ना है हमको। याद रखो बेटा, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो होता है पैशन। कई बच्चे बोलते हैं सर हमको पैशन का मतलब समझ में नहीं आ रहा। अरे पैशन का मतलब ये है जो तुमको चैन से ना रहने दे, जो तुमको चैन से ना रहने दे, जो तुम्हारे अंदर पूरे समय आग लगाए रहे, जो हर समय तुम्हें जो है वो कर गुजरने के लिए प्रेरित करे, वही पैशन है। बाकी तो फिर फैशन है। फैशन बदलता रहता है, पैशन नहीं बदलता। फैशन बदलता रहता है, पैशन नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो फैशन मत कीजिए, पैशन पालिए। चलिए ठीक है, लौट के आते हैं। तो एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है, अच्छा समझते हैं यार इसको हम, के ना। पहले हम इन शब्दों का मतलब समझेंगे क्योंकि हमको रटना नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कि यदि मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और आपको रटना पड़े तो ये मेरे लिए शर्म की बात है, ये मेरे लिए शर्म की बात है, ठीक है। और मुझे मालूम है आप मेरे सच्चे कमांडो हैं, आप मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देंगे, आप समझेंगे, रटेंगे नहीं के। एडॉप्टिव का मतलब है बदलती हुई परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूलित करना, ठीक है ना। मतलब टू चेंज देमसेल्व्स, मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्लेमेटाइज करना, बदलती हुई पर्यावरणीय अवस्थाओं के अनुसार अपने अंदर कैरेक्टर को डेवलप करना, ऐसे कैरेक्टर को डेवलप करना जो उन परिस्थितियों में आपको सफलतम बनाते हो, वो एडॉप्टेशन है। तो इसका मतलब एडॉप्टेशन। फिर रेडिएशन, मतलब एक पॉइंट से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाना, वो रेडिएशन है। विकिरण एसिड होता है कि हम इसको बोलते हैं विकिरण बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। कहने का मतलब है कि भाई कोई ऐसी फिनोमिना है जिसमें एडॉप्टेशन भी है और रेडिएशन भी है। समझो बात को। अभी क्या है, आप थ्योरी में जाके पढ़ना शुरू करेंगे तो वो रटने से काम है। पहले तो शब्दों का अरे हर नाम अपनी बात खुद कहता है कि मैं कौन हूं। ये बात अलग है, कुछ नाम जो है कुछ नहीं कहते। इससे मेरा नाम है गीतेंद्र, मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं, थोड़ा बहुत पढ़ा लेता हूं, ठीक है। मुझे नहीं मालूम मैं कितना अच्छा टीचर हूं, है ना। एंड मुझसे बहुत बढ़िया टीचर भी है, ठीक है। मैं इतना मानता हूं कि ईमानदारी से पढ़ाता हूं, पूरी शिद्दत से, दिलोजाल से पढ़ाता हूं, डूब कर पढ़ाता हूं। ये इस बारे में मैं किसी भी व्यक्ति से 101% आगे हूं, बगैर स्वार्थ के पढ़ाता हूं, कोई कोड बोर्ड शेयर नहीं करता, ठीक है ना। तो मतलब यह है कि 100% वहां कोई डाउट। लेकिन मेरा नाम है गीतेंद्र, गीतों का इंद्र, गीतों का राजा भैया, लेकिन गीत अपने को एक भी नहीं आता, गाना बहुत गंदा गाते हैं, ठीक है। तो हमारे नाम का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। आपके नाम का होगा, ठीक है। नाम आरती है, जो मिला उसकी आरती उतार दी, ठीक है। तो नाम मतलब बुरा नहीं मानना, मतलब मेरी सिस्टर इला का नाम भी आरती है और वो पुलिस में है, तो मैं यही बोलता हूं उसको, है ना। वो जो है एडिशनल एसपी है, वो मैं बोलता तो जो तुम्हें मिलता होगा तुम उसकी आरती उतार देती हो, इसलिए तुम्हारा नाम आरती रखा गया, ठीक है। और भारती मेरी वाइफ का नाम है, भारती राजस्व सेवा के अंदर है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भारत सरकार के लिए काम कर रही भारती। भाई नाम का सिग्निफिकेंस तो, बुद्धिमान बहुत है, वो बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। मतलब मुझे लगता है जहां मेरी बुद्धि खत्म होती है वहां से भारती की शुरू होती है। इतनी तेज है वो, इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। बोलना तो ऐसे ही पड़ता दादा, ठीक है। क्योंकि क्या है, रिकॉर्डिंग चल रही है बाजू के संडे, मतलब ये रिकॉर्डिंग पहले होती थोड़ी, तो कभी कभी वो होती है, तो ना अभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की रिकॉर्डिंग होती है तो सुन लेती है, तो इसलिए अच्छी तारीफ है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि तब पता चला घर में बाद में जो है वो इवोल्यूशन में जो है वो मतलब पीछे रह गया, ठीक है। चलो छोड़ते हैं बात को, कहाँ आया। अभी मैं आपसे बोल रहा था कि मतलब एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक कोई बिंदु है, पॉइंट है, जहां से जैव विकास जो है वो अलग अलग दिशाओं में चल रहा है। तो मैंने क्या बोला कि ये अलग अलग दिशाओं में रेडिएट हो रहा है, और ये अलग अलग यानी इन्वायरमेंटल कंडीशन ए, इन्वायरमेंटल कंडीशन बी, इन्वायरमेंटल कंडीशन सी, इन्वायरमेंटल कंडीशन डी, इन्वायरमेंटल कंडीशन ई और इन्वायरमेंटल कंडीशन एफ। मतलब ये ABCDF जो है अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन को शो करता है। एक पॉइंट से जीव थे वो अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस कर रहे हैं, और जिसको यहां पे रहना होगा उसको
ए के अनुसार एडॉप्टेशन डेवलप करना पड़ेगा, जिसको यहां रहना पड़ेगा उसे बी के अनुसार एडॉप्टेशन डेवलप करना पड़ेगा, जिसको यहां रहना है उसे सी की कंडीशन के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन को एडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसे यहां रहना है उसको इसके अकॉर्डिंग के मतलब जो भी रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंटल कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग आपको एडॉप्टेशन को डेवलप करना पड़ेगा, तभी जिंदा रहेंगे, तभी बच पाओगे। मान लीजिए चिड़ियाओं का एक झुंड था, कहीं से वो उड़ गया, दूसरे किसी आइलैंड में पहुंच गया कि अब एक आइलैंड पर खाने के लिए केवल बीज अवेलेबल है, केवल सीड अवेलेबल है वहां पर खाने के लिए। तो चिड़ियाओं को ऐसी चोंच डेवलप करनी पड़ेगी जो सीड खाने के लिए जो है वो इफेक्टिव हो। एक आइलैंड पर केवल वर्म से अवेलेबल है, कीट बड़ी मात्रा में, ठीक है। एक आइलैंड पर जो है वो फ्रूट से अवेलेबल है, फल, ठीक है। मतलब यह है कि अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वहां पर अलग अलग तरह के फूड रिसोर्सेज हो सकते हैं, और जिस जीव को वहां पे जीवित रहना है तो उसको अपने आप को ढालना पड़ेगा उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक पॉइंट हुआ, इससे रेडिएशन निकले, अलग अलग दिशाओं में गए जीव और उन्होंने अपने आप को एडॉप्ट किया उन्होंने, तो क्या बोल दिया इसको हमने, एडॉप्टिव रेडिएशन बोल दिया इसको हमने बोल दिया एडॉप्टिव रेडिएशन बोल दिया इसको हमने। चलो और अच्छे से समझते हैं इसको बेटा, ठीक है। देखो दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, कहानी बहुत पुरानी है, कहानी है डार्विन के समय की। चार्ल्स डार्विन जो है एचएमएस वीगल, पूरी कहानी मैंने बताई हुई आपको, एचएमएस वीगल पे सवार होकर पहुंच गए। यह भी कहा था मैंने आपसे कि कई बार आपके टैलेंट को, आपकी जो जुनून होता है, इनको बड़ा शौक था, पता है इनको बड़ा शौक था पक्षियों को स्टडी करने का, कीड़ों का स्टडी करने का। डार्विन को पिताजी चाहते थे कि डॉक्टर बने लड़का, फादर चाहते थे कि डॉक्टर बने, ये चाहते थे कि नहीं मुझे इंसेक्ट कलेक्ट करना है। इनका जो एक कजिन बढ़ता था वो भी यही काम करे, इंसेक्ट कीड़े बीटल्स कलेक्ट करता था। इनको बड़ा शौक था, एक पैशन था, उस पैशन के चलते ये जहाज पर चढ़ भी गए और उन्होंने जो है वो तमाम तरह का स्टडी किया। बाद में जो लिख गए ये महान हो गए। डार्विन के नाम पर आज हम ये गैलापागोस आइलैंड को याद कर रहे हैं। तो दक्षिणी अमेरिका के पास में आप देख रहे हैं, यहां पे पैसिफिक ओशियन के अंदर हमको जो है प्रशांत महासागर में हमको छोटे छोटे आइलैंड का एक ग्रुप दिखाई पड़ रहा है, और ये है गैलापागोस आइलैंड से के, ठीक है भाई। मैप दिखा रहा हूं केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए आपको के। तो ये गैलापागोस आइलैंड के, फिर इन आइलैंड में कई सारे, ये आइलैंड क्या, ये आर्चिपेलागो है, ये बिखरा हुआ आइलैंड है। यहाँ पे कई सारे छोटे 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 आइलैंड के ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये है गैलापागोस आइलैंड है, ठीक है। देखिए गैलापागोस आइलैंड आर एन आर्ची, मैंने कहा ना आर्चिपेलागो जो है वो द्वीपों का समूह होता है। इट इज एक्चुअली दी ग्रुप ऑफ आइलैंड जो एक के बाद एक निश्चित दूरी पर पाए जाते हैं, तो आर्चिपेलागो होते हैं। जो वोल्केनिक आइलैंड है, जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, उससे लावा निकला होगा, उस लावे के निकलने पर ये आइलैंड्स बने के, और ये बहुत पुरानी घटना, पहले काफी पहले ये आइलैंड बने होंगे, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन में जो है वो इक्वेडर, जो दक्षिणी अमेरिकन कंट्री जो है, साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वेडर के आसपास में ये पाए जाते हैं, क्या, ठीक है। और ये वो आइलैंड्स है जहां पर डार्विन ने अपना सबसे अधिक अध्ययन किया, जहां पर डार्विन ने बहुत सारे जो है वो सैंपल कलेक्ट किए, और इसके पीछे एक कारण था। गैलापागोस आइलैंड में जब इनका जहाज रुका, एचएमएस वीगल रुका, तो कई दिन वहां पे लगे, क्योंकि जहाज में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी कि ये लगातार घूम रहे थे ये लोग, ऐसा नहीं कि एक जगह रुक के, लेकिन गैलापागोस आइलैंड में जो है थोड़ा लंबा रुकना पड़ा जहाज में तकनीकी खराबी के कारण, और वहां पर डार्विन जो है उस आइलैंड पे घूमते रहे, अलग अलग आइलैंड के, पता लगाता रहे कि भाई आइलैंड पे किस तरह। तो इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया। इन्होंने देखा कि छोटी छोटी चिड़ियाएं जो हैं, डार्विन्स फिंजेस के नाम से फेमस है आज, डार्विन की चिड़ियाएं बोलते हैं, वो उनको वहां पे अलग अलग आइलैंड पे दिखाई पड़ी, और सबके फूड हैबिट के अंदर वेरिएशन था। उन्होंने उसका स्टडी किया, उन चिड़ियाओं को उन्होंने मारा, उसके अंदर उन्होंने जो है वो पफिंग किया, और लेकर भी आए उनको साथ में कि ये चिड़ियाएं वहां पाई जाती हैं सबूत के तौर पर। खैर देखिए ये वो चिड़ियाएं फिंजेस जो हमको वहां पर गैलापागोस आइलैंड में हमको देखने मिलती हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब ये जो चिड़िया है इनका जीनस क्या है, इनका जीनस है जियोस्पिजा, जियोस्पिजा, याद रखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है, परंतु एक ये चूंकि बड़ी फेमस चिड़िया है इसलिए पता हमको होना चाहिए कि जियोस्पिजा
जो है इनके आप देखिए चोंच का आकार के 1 नंबर चिड़िया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 2 3 4 क्या जियोस्पिरा मैग्निरोस्ट्रिस, जियोस्पिरा फोर्टिस, जियोस्पिरा परबुला, और जो है वो एक जो फोर्थ वाली है वो है सरथिडिया ओलिविशा के। हम देख रहे हैं इनके चिड़ियाओं के जो है चोंच जो है वो अलग अलग हमें दिखाई पड़ के। तो डार्विन ने बताया कि जितनी भी डार्विन छोटी चिड़िया हैं इनके पूर्वज जो है एक समय में एक रहे होंगे, बाद में इन चिड़ियाओं का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग आइलैंड में हुआ और अलग अलग आइलैंड में जो गैलापागोस आइलैंड है वहां पर अलग अलग तरह के फूड रिसोर्सेज अवेलेबल थे। कहीं पर खाने के लिए केवल हार्ड सीड अवेलेबल थे, कहीं पर खाने के लिए फल अवेलेबल थे, कहीं पर खाने के लिए केवल वर्म्स या कृमि अवेलेबल थे। तो उसके अकॉर्डिंग इन चिड़ियाओं ने अपने चोंच के आकार को इवॉल्व कर लिया। नेचुरली सिलेक्शन उन चिड़ियाओं का हुआ जैसे जो कृमि पकड़ने वाली चिड़िया चोंच है वो अलग है, जो फल खाने वाली चिड़िया की चोंच है वो अलग है। तो जो चिड़ियाएं वहां जीवित बची होंगी वो वही होंगी जो वो फल खाने में सक्षम होंगी, बाकी हट गई होंगी, वहां से खत्म हो गई होंगी। देखिए डार्विन ने बतलाया कि जो फिंजेस, जो छोटी चिड़ियाएं गैलापागोस आइलैंड पर पाई जाती हैं, वे इक्वेटर पर इक्वेडोर नेबरिंग कंट्री इक्वेडोर जो है उसकी चिड़ियाओं से काफी अलग है। इनकी चोंच जो है वो किस तरह का फूड इनको मिलता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर चुकी हैं ताकि चिड़ियाएं वहां पर जीवित रह सकें। इनके देयर बीक्स वेर अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। बीक शेप जो है, चोंच का आकार जो है वो चिड़ियाओं के जीवित रहने के लिए वो जो है वो में हेल्प करता है उठ के। ठीक देखिए जैसे लार्ज ग्राउंड फिंज जो है, लार्ज जो मैदान पर लार्ज ग्राउंड फिंज है वो बीज खाती है, सीड खाती है उठ के। कैक्टस ग्राउंड फिन जो है वो कैक्टस के फल और उसके जो है वो फ्लावर खाती हैं। वेजिटेरियन फिन जो है वो फ्लावर की बर्ड्स खाती हैं उठ के। वुडपेकर फिन जो होती हैं वो इंसेक्ट खाती है। आप देखिए सबकी चोंच के आकार में अंतर है कि नहीं है, और ये सभी चिड़ियाओं का पूर्वज एक ही रहा है, एक ही चिड़ियाओं से ये इवॉल्व किए उठ के। तो ये हैं डार्विन्स फिंजेस के, जो बतलाता है कि अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में अलग अलग तरह के फूड की अवेलेबिलिटी थी, अलग अलग तरह के फूड की अवेलेबिलिटी थी। तो उसको पाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए वो चिड़ियाएं जो है वो आगे बढ़ी, या वो चिड़ियाओं का नेचुरल सिलेक्शन हुआ जो उस फूड को अवेल कर पाई। जो नहीं कर पाई वो खत्म हो गई। ठीक है, देखिए ये डार्विन की फिंजेस का पूरा जो है वो एक प्रकार से। अब आप बोलेंगे सर एडॉप्टिव, देखो बेटा ये कॉमन एंसेस्टर के, दिस इज ए कॉमन पॉइंट, दिस इज ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, हमने कहा ये एंसेस्टर रहा होगा। ठीक है, पूर्वज चिड़िया रही होगी और कॉमन पॉइंट के वहां से अलग अलग दिशाओं में विकास हुआ। आप देखिए कुछ चिड़िया ऐसी बनी जो फ्रूट ईटर है, कुछ चिड़िया ऐसी बनी जो इंसेक्ट ईटर है, कुछ चिड़िया ऐसी बनी जो कैक्टस खाती हैं, कुछ ऐसी बनी जो हार्ड सीड खाती हैं। तो आप देख रहे हैं सबकी चोंच के आकार में अंतर धीमे धीमे आता चला जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो है ये बतलाता है, एडॉप्टिव रेडिएशन को शो करता है कि एडॉप्टिव मतलब जिस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करना पड़ेगा और फिर जीव जो है अपने आप को जीवित रख पाएगा। ठीक है, एक कॉमन पूर्वज को सामान्य था, एक ही कॉमन था, लेकिन वो अलग अलग दिशाओं में विकास हुआ, इसे बोलते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी क्या बोलता है, देखो बेटा बड़े ध्यान से सुनना, इतना बताने के बाद कोई गलती मत करना एग्जाम में, है ना। What is adaptive radiation? During his journey, Darwin went to Galapagos Island. डार्विन ने अपना अध्ययन गैलापागोस आइलैंड में किया। बताइएगा, मुझे आंसर चाहिए। वेलेस ने अपना अध्ययन किस आइलैंड पे किया? वेलेस ने अपना स्टडीज कहां पर किया? वेलेस ने अपना स्टडी कहां पर किया? डार्विन ने अपना अध्ययन कहां पर किया था? वो उन्होंने किया था गैलापागोस आइलैंड में किया। There he observed an amazing diversity of creature. वहां पे उन्हें विभिन्न प्रकार के जीव देखने मिले। On particular interest, स्मॉल ब्लैक बर्ड लेटर कॉल्ड डार्विन फिंजेस अमेज हिम के, वहां पर छोटे आकार की काले रंग की चिड़ियाएं प्रेजेंट थी, इन्हें स्मॉल ब्लैक बर्ड, जिनको बाद में डार्विन फिंजेस कहा गया। ठीक है, जियोस्पिजा। ही रियलाइज्ड दैट देयर वेर मेनी वेराइटीज ऑफ फिंजेस इन दिस सेम आइलैंड। उन्होंने पाया कि एक ही आइलैंड में हमें जो है वो, एक ही आइलैंड मतलब गैलापागोस आइलैंड्स में हमको जो है फिंजेस की कई वेराइटीज हमको देखने मिलती है कि ऑल द वेराइटीज ही कंजर्ट इवॉल्व ऑन दी आइलैंड इटसेल्फ। उन्होंने कहा इन सभी प्रजातियों का विकास आइलैंड में ही हुआ है। अब आइलैंड भी क्या था, एक अकेला आइलैंड नहीं था, बल्कि वो आइलैंड का ग्रुप था पूरा के। आर्चिपेलागो मतलब था छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए
एनसीईआरटी का इमेज है, उन्होंने बताया कि जो डार्विन की जो फिंजेस हैं जो गैलापागोस आइलैंड से पाई जाती थी, उनकी चोंच के आकार में, बीक के आकार में हमको वैरायटी देखने मिलती है हमको, ठीक है। मतलब सीड खाने वाली, फल खाने वाली, कैक्टस खाने वाली, इंसेक्ट खाने वाली चिड़ियाओं की चोंच का आकार अलग अलग होता है। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर के मतलब जो मूल, जो एंसेस्टर वैरायटी, जो एंसेस्टर था, जो पूर्वज चिड़िया रही होगी, वो केवल और केवल बीज खाने वाली रही होगी, ठीक है। मैनी अदर फॉर्म विथ अल्टर्ड वीक अरोस, उससे ऐसे दूसरे रूप जो है डेवलप हुए जिनकी चोंच अलग थी। इनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवरस एंड वेजिटेरियन फिंजेस, इससे क्या हुआ, इससे वो चिड़ियाएं जो है वो कीड़े भी खाने लगी, वो छोटे पौधे के बर्ड्स भी खाने लगी, कैक्टस भी खाने लगी, वो इवॉल्व किया, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक बिंदु से, एक दिए गए जोग्राफिकल क्षेत्र में, एक पॉइंट से जो जैव विकास अलग अलग दिशाओं में होता है, उससे अलग अलग प्रजातियां बनती हैं और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एडॉप्टिव रेडिएशन कहते हैं। लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ ज्योग्राफी हैबिटेट इज कॉल्ड द एडॉप्टिव रेडिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। क्या मतलब, मैंने कहा ना, एक कॉमन पॉइंट से ज्योग्राफिकल एरिया में, एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में एक कॉमन पॉइंट से जो है वो अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा है, क्योंकि वो अलग अलग हैबिटेट को उन्हें देखना पड़ रहा है, अलग अलग आवास में वो रह रही हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर को उन्होंने इवॉल्व किया, डेवलप हुई वो। तो क्या हो रहा है, एक पॉइंट से विकास कई दिशाओं में जा रहा है और ये डिपेंड करता है वहां के एडॉप्टिव कंडीशन के अकॉर्डिंग, वहां के इन्वायरमेंटल कंडीशन पर, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है। तो क्या बोला इसको हमने, एडॉप्टिव रेडिएशन का। डार्विन्स फिंजेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिना के, इस फिनोमिना का सबसे अच्छा उदाहरण है डार्विन की चिड़ियाएं, डार्विन की फिंजेस, ठीक है ना, जियोस्पिजा बर्ड्स, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स के। मार्सुपियल समझते हैं आपके, जिनमें मार्सुपियम होती है। अब मार्सुपियम क्या होता है, ये बेटा मेटाथेरियन एलिमेंट होते हैं, ये मेटाथेरियन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जो मैमल्स हैं, प्रोटोथीरिया होते हैं, मेटाथीरिया होते हैं, यूथीरिया होते हैं। कि यूथीरिया सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एक निश्चित गेस्टेशन पीरियड होता है, बच्चों को गर्भ में रखते हैं और सीधे संतानों को जन्म देते हैं। जो प्रोटोथीरिया होते हैं वो अंडे देते हैं, अपने अंडे देते हैं, वो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, ठीक है। हम डक बिल्ड प्लेटिपस की बात करें, जैसे हमके स्पाइनी आंट ईटर की बात करें, स्पाइनी आंट ईटर हो गया, डक बिल्ड प्लेटिपस हो गए, प्रोटोथीरिया के। लेकिन कंगारू जैसे एनिमल जो होते हैं उनमें मार्सुपियम में एक पेट में थैली होती है, एब्डोमिनल बैग होता है जिसमें बच्चों को वो रखते हैं, और ये इनके जो बच्चे होते हैं कंगारू में, गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल छोटा होता है, इसलिए बच्चों का जब जन्म होता है उन्हें प्रॉपर पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपनी थैली के अंदर उनको रखते हैं, ठीक है। कंगारू में एक थैली होती है, मार्सुपियम बोलते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को मार्सुपियल्स बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे एनिमल देखने मिलते हैं जो मार्सुपियल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों देखने मिलते हैं, वाई ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, कहीं और क्यों नहीं है कंगारू? क्योंकि कारण यह है कि जो है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की कहानी को ऑस्ट्रेलिया बतलाता है कि एक थ्योरी है वैगनर की, एक साइंटिस्ट है वैगनर, एल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को दिया। उन्होंने बताया कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है, और उन्होंने कहा कि एक जमाने में सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, एक कॉमन लैंड था, ठीक है, और वो कॉन्टिनेंट धीमे धीमे अलग अलग हुए उठ के, और लगातार कॉन्टिनेंट खिसक रहे हैं, कि वो लगातार खिसक रहे हैं। जो हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक महाद्वीप एक प्लेट है, एक प्लेट के समान है, जो कि हमारी अर्थ पर ऊपरी सरफेस पर प्रेजेंट है, और वो प्लेटें खिसक रही हैं, इसीलिए भूकंप आते हैं, इसलिए कई बार ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं। तो ये सब ज्योग्राफी का, जियोलॉजी का हिस्सा है। तो हम लोग जियोलॉजी के अंदर नहीं जाएंगे, नॉट जूलॉजी, जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में हम नहीं जाएंगे, अभी इतना समझेंगे हम यहाँ पे कि सबसे पहले महाद्वीप का जो हिस्सा अलग हुआ और अलग हट गया एकदम, और कोई कनेक्शन नहीं बचा दो कॉन्टिनेंट, वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले अलग होने वाले आइलैंड के टुकड़े, कॉन्टिनेंट में से एक था, और इसलिए जो जैव विकास जितना चल रहा था वहां पे, वो रुक गया, हॉल्ट हो गया। भाई जैव विकास जो होता है ना, उसमें स्पीशीज आपस में जो इंटरेक्शन करती है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है, वो भी रोल प्ले करती है। तो ऑस्ट्रेलिया में जैव विकास जो है वो बाकी सभी कॉन्टिनेंट से अलग हो गया। ऑस्ट्रेलिया में मनुष्य का विकास नहीं हुआ है ना, कोई भी फॉसिल आपको ऑस्ट्रेलिया में मनुष्य का नहीं मिलेगा, अफ्रीका में मिलेगा, एशिया में मिलेगा।
आपको नॉर्वे में नहीं मिलेगा। तो कारण उसके पीछे ये कि वहां पर उस समय तक मनुष्य पहुंचे नहीं था। मैं नॉर्वे में आपको बता दूं मिनट के, जो रशिया का जो हिस्सा है, ठंडा हिस्सा है, नॉर्वे है, स्कैंडिनेवियन का हिस्सा है, वहां पे क्रो मैग्नन मानव के जो है हमको कुछ फॉसिल मिलते हैं। उससे पहले के होमो हिबेलिस की बात करें हम, के होमो इरेक्टस की बात करें, वो नहीं मिलता वहां पे। वो आपको अफ्रीका में मिलेगा, एशिया में मिलेगा। आपको जहां से आदमी की कहानी शुरू हुई थी, सब जगहों में फैल गया था, वहां मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जब मैमल्स का विकास हो रहा था, जब प्रोटोथीरिया से मेटाथीरिया तक पहुंचे थे, उतने में ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट अलग हट गया। तो वहां पे कहानी अलग हो गई, रुक गई स्टोरी वहां पे। वो अब जैव विकास वहीं रह गया। तो जैसे मैमल्स हमारे यहां मिलते हैं ना, वैसे ऑस्ट्रेलिया में देखने लगे। मंकीज नहीं है वहां पे, खरगोश नहीं थे वहां पे। अभी तो रैबिट प्रॉब्लम है, रैबिट छोड़ दिया वहां पे, तो बढ़ने लगी संख्या में। ठीक है, बताऊंगा कभी आपको मैं। तो ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल एनिमल बड़ी संख्या में, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है इस करके। जैसे देखिए, ये मार्सुपियल रेडिएशन को शो करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. मैं आपको टेस्ट में, डीपीएस में बेटा क्वेश्चन दूंगा, इसके याद रखना। ठीक है, मार्सुपियल रेडिएशन। अब नंबर 1 तो कुछ देखो क्या होता है बेटा, हम शब्दों को नहीं समझते, इसलिए एग्जाम में गलती करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मार्सुपियल मतलब मार्सुपियम, ऐसे मैमल जिनमें की मार्सुपियम पाई जाती है, मेटाथीरियन होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, इनमें रेडिएशन, ये एक समान थे, एक पूर्वज रहा होगा। इनमें अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, जैसे रहते हैं ना। उसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अलग अलग हैबिटेट, जब हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है अपना, इनको जो रहने को आवास मिला उसके अकॉर्डिंग, जैसा आवास मिला उसके अकॉर्डिंग। अरे भाई सिंपल सी, बड़ा आप बोलोगे सर हमको कुछ और एग्जांपल देके बतलाओ, तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे मुझे अच्छे से ध्यान है, विदिशा में जब मैं रहा करता था ना, विदिशा में, तो हमारे जहाँ सबसे पहले हमारा घर, जब विदिशा में हम शिफ्ट हुए थे, विदिशा में 95 में हम विदिशा में शिफ्ट हुए थे। तो हमारा घर, हमारे फादर ने डिसाइड किया कि वो विदिशा में रहेंगे, क्योंकि खेती पास में थी यहाँ पे गांव में, तो जाके देखेंगे उसको, और वो नेटिव प्लेस था, तो उन्होंने वहाँ बसने का सोचा। ठीक है, फादर जहाँ सोचते हैं बच्चों को वहाँ जाना पड़ता है, हम लोग भी विदिशा पहुँच गए। 95 से 96 तक हम एक घर था हमारा, जो एक घर था 3 कमरे का घर रहा, उसको हमने रेंट पे लिया हमने, क्योंकि हमारा खुद का घर बन रहा था। तो हमारे घर में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, हमारा खुद का घर अच्छा काफ़ी बड़ा घर था, पापा ने बना रहे थे उस समय। तो उस समय पूरी फैमिली हम उस 3 कमरे के 3-4 कमरे का जो घर था रेंट पे लगा, उसमें शिफ्ट हुए। और उस घर के पास में रेलवे ट्रैक था, मतलब हाँ विदिशा में जो रेलवे लाइन गुजरती वो थी। शुरू में हम जब पहुंचे यहाँ पे, तो रात को वो रेलवे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे, तो नींद खुल जाया करती थी, डिस्टर्ब लगता था कि अरे क्या है, कहाँ आ गए। कुछ दिनों के बाद पता है क्या हुआ, ट्रेन की आवाज़ सुनाई देना बंद ही हो गई। लगता ही नहीं था कोई डिस्टर्बेंस है, कोई बाहर का आएगा, अच्छा ट्रेन निकलती है यहाँ से, अच्छा ऐसा, हाँ निकलती होगी। ठीक है, मतलब आदमी जो बस स्टैंड के आसपास का, जो बस स्टैंड का जो शोर है ना, जो वहां रह रहा है उसके लिए वो शोर जो है वो फिर वो नल एंड वॉइड रहता है। अच्छा नॉर्मल है। तो जो लोग भीड़ वाले एरिया में काम करते हैं, तो भीड़ में जो बातें करते हैं वो भी सुन लेते हो, अपन जैसा आदमी सुन नहीं पाएगा, आवाज इतनी सुनाई पड़ेगी। मतलब जीवन में छोटी छोटी घटनाएं भी जो होती है, वहां पर भी आप देखते हैं कि आपका बॉडी जो है वो अपने आप को एकोमोडेट कर लेता है। अच्छा ऐसा है, तो चलो इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो लोग आर्मी में होते हैं ना, को होता है कि वो संकेतों पे काम करते हैं, कोई मिशन है, कोई सिंबल दे, दूर से देख लेते हैं सिंबल क्या बता रहा है, उस पर इंप्लीमेंट कर लेते हो। अपने टाइप का आदमी सोचता रहेगा कि ये इसका मतलब क्या बताया था। जैसी परिस्थिति वैसा आदमी अपने को जो है वो एकोमोडेट कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मार्सुपियस थे, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही उनको अलग अलग इन्वायरमेंटल, अलग अलग हैबिटेट का सामना करना पड़ा, और उस हैबिटेट के चलते उन्होंने अपने अंदर कैरेक्टर को इवॉल्व कर लिया उनके। तो एक पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में, तो एडॉप्टिव रेडिएशन हो गया ये। ठीक है ना बेटा, ठीक दिमाग में रखेंगे इस बात को। तो मैंने क्या कहा, देखिए मतलब जो शुगर ग्लाइडर है,
तस्मानियन वोल्फ है, टाइगर कैट है, बैंडेड आंट ईटर है, मार्सुपियल रेट है, कंगारू है, बॉम्बेट है, बेंडिकूट है, कोयला है, मार्सुपियल मोल है। ये सब क्या है? ये सब मार्सुपियल है और इन सब के नाम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए। टफ काम है ये, ठीक है, ये टफ काम है और इस टफ काम को मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन दे के मैं आपको डीपीएस में लगातार क्वेश्चन देता रहूंगा और जब तक क्वेश्चन देता रहूंगा जब तक कि आप गलती करना बंद ना कर दें। इस पर सबके नाम में क्वेश्चन में डाल दूंगा कहीं ना कहीं। अब करो मेहनत बेटा, करना पड़ेगी, वो तो कोई विकल्प नहीं है ना। मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल। अब आपको कई बच्चों को लगता है सर आप बहुत टफ ट्रेनिंग के नाम पे बहुत टफ बहुत मेहनत करा रहे हो हम सबके, एक दिन का आराम नहीं। अरे भाई क्यों दे? तपाऊंगा नहीं तो तुम सोना कैसे बनोगे भाई? कुंदन कैसे बनोगे? तुम कैसे निखरोगे? तुम तपाना तो पड़ेगा। मैं कोई मीठी बात करके फीस लेने नहीं आया। मैं मेंटोर हूं, मैं टीचर हूं, मैं गुरु हूं। डांटूंगा भी, डपटूंगा भी, सख्त भी रहूंगा और आप पर रहम भी नहीं करूंगा, पर प्यार भी तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपकी सफलता चाहिए। याद रखना कोई बचेगा नहीं आप में से, सबको गुरुदक्षिणा देकर जाना है। मुफ्त कुछ नहीं है आपको, मुझे मेरी जो सब्सक्रिप्शन जो बच्चे लिए वो बायोमेंटर्स की फैसिलिटी यूज करने का चार्ज है। मेरी इंडिविजुअल मेरी गुरुदक्षिणा आपको देनी है और वो आपके सिलेक्शन की खबर देके देनी है। आपका सिलेक्शन हुआ ये खबर मुझको मिल जाएगी, बस मेरा आत्मा तरफ जाएगी, वही मुझे चाहिए आप सबके। मैं कुछ कोई कोड कोई पैकेज कुछ नहीं बेचूंगा आपको। मैं दिल दिया है आपको, भरोसा दिया है आपको, अब उसकी कदर आपको करनी है। लुटाना है, उधार है बेटा, जीवन भर ऋण चढ़ा रहेगा, जीवन भर ये ऋण चढ़ा रहेगा, इसको चुका नहीं पाएंगे आप। चुकाने का एक ही तरीका है, आपका सिलेक्शन, आपकी कड़ी मेहनत, वही मुझे चाहिए। ठीक है, देखता हूं आप में से कितनों में दम है, कितने कोशिश करते हैं गुरुदक्षिणा देने की। ईमानदारी से प्रयास कीजिए बेटा, आपका सिलेक्शन का एक खबर जीवन भर मैं आपको याद रखूंगा। आप मेरे कोर ग्रुप का हिस्सा रहेंगे। जिस समय आधी रात को फोन लगाएंगे मैं आपका फोन उठाऊंगा। पूछिए पहले के बैचेस जो निकले हैं उनसे, बच्चों से। हर बच्चा दिल के करीब है, आप भी दिल के करीब हैं। आपको कोर फैमिली का मेंबर बनना है, कुछ करना पड़ेगा, समझ गए? चलिए लौट के आते हैं। तो आपको ये सारे नाम दिमाग में रखने पड़ेंगे बेटा, याद रख के। बॉबकैट, बेंडिकूट, कोयला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, तस्मानियन वोल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड आर्ट ईटर, मार्सुपियल रेट के कंगारू, ये सब मार्सुपियल रेडिएशन को ये शो करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये दूसरी कहानी का दूसरा हिस्सा ये आता है कि व्हाट अबाउट, ऐसा क्या अब दूसरा कहानी का हिस्सा आता है कि मान लो ऑस्ट्रेलिया पे एक तो थे मार्सुपियल्स, है ना, इन्होंने एडॉप्टिव रेडिएशन किया। इसी ऑस्ट्रेलिया में कुछ शुरुआती मैमल्स भी थे, शुरुआती मैमल्स जो थे वो भी यहां पर थे। अब इनका क्या? इन शुरुआती मैमल्स ने भी अपना विकास ऑस्ट्रेलिया में किया। मतलब यह हुआ कि इन शुरुआती जो इनिशियल मैमल्स थे उनका मतलब जो इनिशियल मैमल्स, तो ये भी मार्सुपियल मैमल होते हैं, मैं करेक्ट करता हूं उसको। मार्सुपियल और इनिशियल यूथेरियन जो थे मैमल थे वो भी वहां पर प्रेजेंट थे शुरू में। जब अलग हटा तो वो कुछ एनिमल वो बन रहे थे वहां पर, वो वहां साथ में अलग निकले। अब इनका भी एडॉप्टिव रेडिएशन यहां पे हुआ। मान लो कोई जगह है वहां पर एक जोग्राफिकल एरिया है, वहां पर दो एडॉप्टिव रेडिएशन एक साथ चल रहे हैं, तो ये दो हाथ के पंजे के समान है। वो एक एडॉप्टिव रेडिएशन ये है, दूसरा एडॉप्टिव रेडिएशन के, दोनों। अब मैं दोनों को मैच कर रहा हूं। अरे अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ गया, इस उंगली के ऊपर ये उंगली आ गई, ये के ऊपर ये आ गया, इसके ऊपर, मतलब ये इसके समान, ये इसके समान, ये इसके समान, ये इसके समान और ये इसके समान। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? हुआ। आप बोलोगे सर ये क्या? ये एक एडॉप्टिव रेडिएशन है जो मार्सुपियल का चल रहा था, ये दूसरा एडॉप्टिव रेडिएशन है जो यूथेरियन का चल रहा था। अब दोनों मिले आपस में, इसने करे तुम भी उड़ सकते हो, हम भी उड़ सकते हैं, तुम शिकार कर सकते हो, हम भी शिकार कर सकते हैं, तुम घास खाते हो, हम भी घास खाते हैं, तुम फल खाते हो, हम भी फल खाते हैं, तुम चींटी खाते हो, हम भी चींटी खाते हैं। अरे
तुम मेरे जैसे, तुम मेरे जैसे, तुम मेरे जैसे, तुम मेरे जैसे, तुम मेरे जैसे। अरे आपने हाथ सारी बात कह रहा है, सारी कहानी कह रहा है, कह रहा है कि नहीं कह रहा है, कह रहा है, ठीक है। मतलब अब इन दोनों को कंपेयर, दो, एक एडाप्टिव रेडिएशन, दो एडाप्टिव रेडिएशन, दोनों को कंपेयर क्या, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। When you compare two adaptive radiation together, तो एक इसके साथ ये कन्वर्जेंट, 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 कन्वर्जेंट। अरे वाह, दो एडाप्टिव रेडिएशन एक जगह पर एक साथ होंगे तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। एक अकेला एडाप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा, है ना मजेदार। अब ये एक अकेला एडाप्टिव रेडिएशन है, अलग 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 डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। दो एडाप्टिव रेडिएशन है, ये इसके समान, ये इसके समान, ये इसके समान, ये इसके समान, इसके समान, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हाथों से याद हो गया, क्या दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी की बाले बाबू क्या लिखते हैं, ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलिया आइलैंड कॉन्टिनेंट के। मतलब बड़ी संख्या में जो मार्सुपियल एनिमल होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनके कॉमन एंसेस्टर होता है, सब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं वो, व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन अपीयर्ड टू हैव ऑकर्ड इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, जब एक पृथककृत भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक एडाप्टिव रेडिएशन एक साथ होते हैं जो अलग अलग हैबिटेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम बोलते हैं इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। सिंगल लिख लो साफ साफ, सिंगल एडॉप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, ठीक। व्हेन मोर देन, जब जो है वो मोर देन वन एडॉप्टिव रेडिएशन, तब क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। सर मैंने बतलाया, एक अकेला हाथ है, ये एक एडाप्टिव रेडिएशन है, पांचों उंगलियां अलग अलग है, कोई समानता नहीं है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक ही जगह पर ज्योग्राफी में दो एडाप्टिव रेडिएशन हो रहे हैं, तो ये इसके समान हो गया, ये इसके समान हो गया, ये इसके समान हो गया, तो ये हो गया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आई बात समझ में, ठीक है। देखिए पढ़िए एनसेट, एनसेट ने यहां पे क्या किया, उसने दो चीजों को बिल्कुल पास पास लिख दिया, इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो जो बता रहा हूं उसको दिमाग में रखिएगा, समझ गए ना, ठीक है। प्लासेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑल्सो एग्जिबिट एडाप्टिव रेडिएशन in evolving into varieties of such placental mammals, each with appear to be similar to a corresponding marsupial। जैसे कि प्लासेंटल वोल्फ और तस्मानियन वोल्फ एक समान होते हैं, एक समान कैरेक्टर रखते हैं। कहने का मतलब है कि एक एडाप्टिव रेडिएशन में आपको विभिन्नताएं देखने मिल रही थी, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन था। दो एडाप्टिव रेडिएशन एक साथ हैं तो दो उसमें कंपेयर एक समान हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, ठीक है। देखते हैं, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि एक तरफ है प्लासेंटल मैमल्स, दूसरी तरफ है मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सेट का। अब देखिए ये मोल, मार्सुपियल मोल, दोनों एक समान है, दोनों छछूंदर है, दोनों छछूंदर है वहां पर रहने वाले मोल से, ठीक है ना, है ना, एक समान, ये एक समान हो गया। फिर हमने कहा आंट ईटर, नम्बेट आंट ईटर, दोनों आंट ईटर हैं, एक नम्बेट आंट ईटर है, एक नॉर्मल आंट ईटर है के। फिर माउस, मार्सुपियल माउस, लीमर, स्पॉटेड कंकस्ट, क्या, फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग फैलेंजर, बॉबकैट, तस्मानियन टाइगर कैट, वोल्फ, तस्मानियन वोल्फ, ये सब यानी जो आमने सामने बने ना बेटा, ये एक सने मोल और मार्सुपियल मोल एक समान एडॉप्टेशन, आंट ईटर एंड नोमेट एक समान एडॉप्टेशन, माउस एंड मार्सुपियल माउस एक समान एडॉप्टेशन, लीमर एंड स्पॉटेड कंकस एक समान एडॉप्टेशन, फ्लाइंग स्क्विरल और फ्लाइंग फैलेंजर एक समान एडॉप्टेशन, बॉबकैट और तस्मानियन टाइगर कैट एक समान एडॉप्टेशन, वोल्फ और तस्मानियन वोल्फ एक समान एडॉप्टेशन। मतलब ये एक समान एडॉप्टेशन को ये शो कर रहे हैं, क्लियर। तो ये क्या हो गया, मतलब दो एडाप्टिव रेडिएशन एक साथ होंगे तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे, इसके समान ये, इसके समान ये। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है और इस पर बेटा बहुत टफ क्वेश्चन है, आपको बता दो, उनके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है इस पर, इसलिए प्लीज ये ऐसा हिस्सा है जिसमें आपको थोड़ा सा जो है वो मेमोराइज करना पड़ेगा, रटना नहीं है, आपको दिमाग में रखना है कि फंडा क्या कहता है। चूहे के सामने चूहा, छछूंदर के सामने छछूंदर, लोमड़ी के सामने लोमड़ी,
ठीक है ना, देखिए ना, दिमाग में रखना आपको इमेज, ठीक है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि मैं आपको एमसीक्यू दूं और आप उसको, अरे देखो बेटा आपके हिस्से की सारी मेहनत मैं करने तैयार हूं, आपके हिस्से की सारी मेहनत मैं करने तैयार हूं, लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब चलो, तो एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होता है ये बात हमको समझ में है, यहां पर आगे बढ़ते हैं इसमें हम। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, अब अगले हिस्से में आते हैं, दैट इज द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। मतलब 100% 100% हम एनसीईआरटी पूरा कवर कर चलते हैं बेटा, क्या। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन in a true sense would have started when cellular form of life with differences in metabolic capability originated on earth के। देखिए, जो नेचुरल सिलेक्शन की फिनोमिना है वो बहुत समय पहले से काम कर रही है। शुरुआत में जो सेल्स बनी, उन सेल्स के अंदर भी वेरिएशन थे, उनकी अलग अलग मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग फिर जो जीवों का विकास होता गया के। The essence of Darwinian theory about evolution is natural selection के डार्विन की अवधारणा का सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा उसका एक्सट्रैक्ट ने हम बोलते हैं, जो इसका फंडामेंटल है, जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या है, वो है इसका नेचुरल सिलेक्शन पर भरोसा करना, ठीक है। The rate of appearance of new form is linked with the life cycle और the life span के। ऐसा होता है कि आप नेचुरल सिलेक्शन का स्टडी कर रहे हैं तो यू विल फाइंड दैट कि बैक्टीरिया विल शो more faster rate of natural selection as compared to the banyan tree। बरगद का पेड़ का उम्र काफी लंबा होता है, तो एक लग गया तो 300-400 वर्ष तक रहेगा वो, के तो उसके अंदर जो परिवर्तन है उसको देखने में बहुत लंबा, उनको होने में, इंप्लीमेंट होने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो एक जीव का जो जीवन काल है वो भी निर्भर करता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे अधिक एडाप्टेशन को, सबसे अधिक वो इवोल्यूशन को शो करते हैं, वो लगातार नई स्ट्रेंथ डेवलप हो रही होती है उसकी, क्योंकि उनका जीवन काल छोटा होता है, ठीक है। लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन डिपेंड करता है। माइक्रोब दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर के। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनमें उनका जीवन काल छोटा होता है, तो उनके अंदर कोई भी परिवर्तन आएगा, कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज को फेस करेंगे तो झट से अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे वो। तो उनमें हमको इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन फास्ट रेट पर देखने मिलता है, ठीक है। A colony of bacteria say A growing on a given medium has built-in variation in terms of ability to utilize the feed component के। देखिए, एक कॉलोनी ए है बैक्टीरिया के, वो एक मीडियम में रखा हुआ है उसमें के, और वो उसको हमने एक पर्टिकुलर फूड दिया हुआ हमने, और यदि हमने मीडियम के कंपोजिशन में चेंज किया, ए चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से बी दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन। देखिए, बैक्टीरिया की एक पूरी कॉलोनी प्रेजेंट थी, आपने जिस मीडियम पे ग्रो किया उस मीडियम में चेंज कर दिया आपने। अब जो बैक्टीरिया उस चेंज मीडियम में सर्वाइव कर पाएंगे वो बचेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तो ये आपने कुछ मिनट के अंदर, कुछ घंटों के अंदर आपने नेचुरल सिलेक्शन करवा लिया आपने, है ना। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रो द अदर्स एंड अपीयर एज अ न्यू स्पीसीज। तो ये तो आपने खुद कर लिया लेबोरेटरी के अंदर। देखा आपने, आपके पास एक मिक्स पॉपुलेशन थी, आपने उसको एक मीडियम में ग्रो कर रही थी, आपने मीडियम में चेंज किया तो कुछ अधिकांश जीव मर गए उसमें, बैक्टीरिया कुछ सर्वाइव किए बैक्टीरिया की नई कॉलोनी बन गई, धीमे धीमे एक नई प्रजाति का विकास हो गया उसमें। तो माइक्रोब में ये चीज हमको फास्ट देखने मिलती है, ठीक है। दिस वुड हैपन विद इन डेज फॉर सेम थिंग हैपन in a fish or fowl would take millions of years as life span of these animal are in years के। जब यही चीज को आपको मछली में करना हो, आपको चिड़िया में करना हो तो थोड़ा लंबा वक्त लगेगा उसमें के, ठीक है। और आप बड़े एनिमल में जाएंगे तो और लंबा वक्त, ह्यूमंस के लिए भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, ठीक है। हियर वी से दैट फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन ए अंडर द न्यू कंडीशन। देखिए, अब फिटनेस का मतलब क्या था, मैंने कहा था डार्विन जब बोलते हैं फिटनेस तो वो बात करते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस की, कि कोई भी जीव रिप्रोड्यूस करता है उसके कितने अधिक जीव उसके सर्वाइव कर पाते हैं, वो उसकी फिटनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो फिटनेस का मतलब जो है डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब होता है रिप्रोडक्शन करने की क्षमता। जितना अधिक जीवों को रिप्रोड्यूस करेगा, सर्वाइव करेंगे, वो उसकी हाई फिटनेस को शो करेगा। नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस के, यानी प्रकृति उन जीवों का चयन करती है जो बदलती हुई एनवायरमेंटल कंडीशन में अधिक रिप्रोडक्शन कर पाते हो, जिनके अधिकतर बच्चे सर्वाइव कर पाते हो, उनका प्रकृति चयन करती है, और इसीलिए वही जीव अधिक संख्या में दिखाई पड़ते हैं। One must remember that so-called fitness is based on the characteristics which are inherited।
ये जो फिटनेस होती है वो जेनेटिक मेकअप पर निर्भर करती है, डीएनए के कंपोजिशन पर निर्भर करती है, जो उस जीव को वहां पर बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशन या नए हैबिटेट में जिंदा रहने की क्षमता प्रोवाइड करती है, उस पर निर्भर करती है। ठीक है, Hence there must be genetic basis of getting selected and to evolve। मैंने कहा ना, इसका मतलब एवरीथिंग इज इन डीएनए, सब कुछ डीएनए के अंदर है, डीएनए में म्यूटेशन है, डीएनए में कोई कैरेक्टर है, डीएनए के में कोई कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर का वेरिएशन है तो सर्वाइव कर जाएगा। भाई जो है चोंच कैसे बदले, अरे चोंच को ऐसा नहीं कि इंसेक्ट देखा तो चोंच लंबी कर ली, फल देखा चोंच को ऐसा कर लिया, टेढ़ा कर लिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं, कई सौ वर्ष लगे हैं इसके लिए, और परिवर्तन डीएनए के अंदर हुआ है और उसके कारण ये परिणाम हुए। ठीक है ना। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर एडॉप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। के कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बदलती हुई कठिन इन्वायरमेंटल कंडीशन में जीवित रह पाते हैं, अपने आप को रख पाते हैं जीवित वो, और ऐसे ही जीवित जीवों का जो है विकास होता है, इनका नेचुरल सिलेक्शन होता है। एडॉप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, और इनमें जो क्षमताएं होती हैं, जो एडॉप्टेशन की क्षमताएं होती है, वो अगली पीढ़ी में आती है, अगली पीढ़ी और बेहतर होती है और वो भी अपने अंदर कुछ फीचर डेवलप करती है, ऐसे करके लगातार प्रजातियों का विकास होता है। इट हैज जेनेटिक बेसिस। याद है आपको, हमने एपिसोड 1 में, इवोल्यूशन के एपिसोड 1 में मैंने कहा था सारी बातें डीएनए पर लिखी हुई हैं, क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ डीएनए डजंट मैटर, क्वालिटी ऑफ डीएनए क्या मैसेज है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। बचपन में आपको कई बार लगता होगा ना, स्कूल के टीचर बोलते हैं हिंदी का निबंध लिखो, एक ऐसे लिखो, ऐसे राइटिंग, आपको लगता होगा क्या पागलपन है, वंडर ऑफ साइंस का ऐसे रटा और पहुंच गए लिख के, हर बार वही लिख के आते थे। क्या है, स्कूल्स के अंदर बोला जाता है कि प्रिंसिपल को लेटर लिखिए, ऐसे राइटिंग कीजिए। क्यों? आपके शब्द कितने बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं उस कंसाइज हिस्से में। यूपीएससी का जो एग्जाम, जो बच्चे यूपीएससी एग्जाम देते हैं, आईएएस का एग्जाम देते हैं ना, तो आईएएस का एग्जाम पहला होता है प्री, जो ऑब्जेक्टिव बेसिस होता है, फिर होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो देखते हैं ना, आपने क्या लिखा है वो तो मैटर करता ही है, कैसे लिखा है आपने, कम से कम शब्दों में कितना बेहतर प्रेजेंटेशन आपका है वो मैटर करता है, वहां उसके नंबर मिलते हैं। मैंने भारती के आंसर, भारती यूपीएससी निकाली थी, तो भारती को मैं कई बार जब पढ़ रही थी, इनको मैं पेपर बना के देता था, तब मैं यूपीएससी का, मैं भी पढ़ रहा था उस समय यूपीएससी के लिए, तो टीचर तो मेरे जीन्स के अंदर भरा हुआ है, मतलब पैशन है मेरे को, तो मैं भारती के लिए पेपर बनाता था मेंस का, आंसर लिखती थी भारती, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे। भारती आंसर लिखती थी, इतना बढ़िया आंसर लिखती थी वो, मैं इमेजिन करता था कि यार ये तो किताब में भी नहीं जैसा लिखा, बुक्स का पूरा नॉलेज की, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज थी लिखने की बहुत अच्छी थी उसकी। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गई, सिलेक्ट हुई, सेकंड अटेम्प्ट फाइनली वो अंदर के, मतलब भारती जो है वो उसने मतलब जो है उसका जो आंसर राइटिंग स्किल है ना वो जबरदस्त है। जितनी बहनों का सिलेक्शन हुआ वो सब भारती की गाइडेंस में हुआ, ऐसे आंसर लिखो, ऐसे आंसर लिखो, अल्टीमेट। अब नहीं पता, इतने साल सर्विस को, मुझे कल बता रही थी कि मुझे 14 या 14 साल की मेरी सर्विस हो गई है, मैं बहुत सीनियर अफसर हूँ। कल किसी बात पे चिढ़ गई तो मुझे बोल रही थी, पता है मैं बहुत सीनियर अफसर हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा मैं भी बहुत सीनियर पति हूँ। हाँ, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है, जो कह हम लोग की आपसी बात है ना। तो जेनेटिक, तो मैंने आपसे कहा ना कि सब, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो डीएनए में, कि जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है वैसे डीएनए का वही स्क्रिप्ट डीएनए का और इंप्रूव कर रहा है, और सबसे इंप्रूव वर्जन उसका ह्यूमंस के अंदर आया हुआ है। फिटनेस क्या है? फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट रिजल्ट सेलेक्टेड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिटनेस? फिटनेस वास्तव में एक अंतिम परिणाम है कि आपने, एक जीवित जीव ने अपने आप को अडॉप्ट किया, प्रकृति ने उसको चयन किया, और प्रकृति में उसके अधिक जीव जो है वो, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसने इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया, और ऐसा जीव वहां पे जिंदा रहने लगा उस पे, तो नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया और उसकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी अधिक हो गई, क्योंकि उसके जैसे जीव सर्वाइव कर रहे थे, उसके जिन जीवों को रिप्रोड्यूस किया वो सर्वाइव कर रहे थे, उनके अंदर भी वही कैरेक्टर प्रेजेंट थे। तो ये फिटनेस हो गया, एंड रिजल्ट हो गया। ठीक है, डार्विन का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसके 2 की कॉन्सेप्ट हैं, और ये नीट का क्वेश्चन है आपके लिए। के दिस इज, अरे ये है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आएगा मतलब आएगा, मैं कह रहा हूं आपसे।
ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन मतलब यह है कि एक जीवित जीव का से एक पूर्वज से विकास हुआ, अलग अलग दिशाओं में चला, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में चला है, ठीक है। फाइनली ये टाइम, ये सब कुछ समय काल, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, ये सब कुछ समय काल के अकॉर्डिंग हो रहा है। ब्रांचिंग डिसेंट के हर बार जीवित जीव जो इवॉल्व करते हैं, नए तरह के जीव बनते हैं, उनसे ब्रांचेस निकलती हैं और फाइनली क्या होता है, जिसका नेचुरल सिलेक्शन होता है वो सर्वाइव करती जाती है, बाकी एलिमिनेट। यानी प्रकृति में लगातार सफाई भी हो रही होती है, किसी का सिलेक्शन हुआ तो बाकी हटा दिए। इसलिए लगातार प्रजातियां, स्पीशीज अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं, कंटिन्यूअस हो रहा है इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस विकास हो रहा है उन लक्षणों का जो उन एनवायरमेंटल कंडीशन में जीवों को रहने के लिए सक्षम बनाती है, ठीक है। तो दिमाग में रखना कि डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के दो की कॉन्सेप्ट हैं, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं के। चलिए अब आज इतना ही करेंगे हम। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उस पर बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा कि स्टेबलाइजिंग म्यूटेशन क्या होते हैं, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, डिसरप्टिव क्या होता है, क्यों होता है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए और कहानी का आनंद लेते रहिए बेटा, और एमसीक्यू लगाते रहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूं एक बात, प्लीज डोंट, आप जो पढ़ते हैं ना बेटा, कई बच्चे बोलते सर मुझे ये पढ़ना, इतने घंटे पढ़ना है। आप पढ़ने को जो, जब तक आप पढ़ने को काम समझते रहेंगे, जब तक आप इसको जो है एक टास्क समझते रहेंगे, तब तक आपको ये वर्डन लगता रहेगा। आप इसका मजा लीजिए, एंजॉय द प्रोसेस कि आज ये सीखे यार हम। अरे नीट तो अपने आप निकलेगा बेटा, नीट कुछ भी नहीं है, आप सीखने पे। मैंने वो है ना 3 इडियट का डायलॉग करके, काबिलियत पे यकीन करना चाहिए। 3 इडियट बोलता है ना वो, क्या बोलते हैं अपना, काबिल बनो बेटा, काबिल बनो, काबिल। सफलता तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, सफलता तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। काबिल बनिए, और काबिल बनने का पहला चरण यह है कि सीखिए। याद है उस मूवी में 3 इडियट में आमिर खान जो क्लासरूम मिलता था उसमें जाके बैठ जाया करता था, जहां चाहे वहां जाके पढ़ने लगता था, उसको सीखने से मतलब था। समझ रहे बात को? काबिल बनिए, और काबिल बनने का पहला चीज होता है कि जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आनंद लेना सीख लीजिए। मुझे बहुत आनंद आता है पढ़ाने में, आई रियली एंजॉय टीचिंग के, मेरे दिल के करीब है। मैं मतलब मैं आपको सच्चे अर्थों में बताऊं, मैं अपने पढ़ाने को ईश्वर की आराधना, दुआ, गॉड की प्रेयर, अरदास के समान मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ईश्वर का दिया कोई काम कर रहा हूं, कोई ऐसा काम, डिवाइन काम कर रहा हूं जो ईश्वर ने मुझे एलोकेट किया है कि डॉक्टर गितेन तुम पढ़ाओ इसको। मैं ऐसा ही मानकर चलता हूं, बहुत मजा आता है मुझे। आई रियली एंजॉय द प्रोसेस, आई रियली एंजॉय द एवरी मूवमेंट ऑफ माई टीचिंग। पहला प्यार है मेरा ये, जो है मतलब है। अब ये प्यार वर्ड बोलते तुम झट से जुड़ जाते हो इधर उधर, क्या मतलब यार, कोई चीज से, कोई पैशन से भी तो प्यार हो सकता ना आदमी को, नहीं हो सकता क्या, है ना? ठीक है, तभी ये छोड़ो प्यार मोहब्बत की बातें, पढ़ाई कर लो अच्छे से, है ना, और पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.